साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी ROAR 2023 और यूपीपीसी 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो है, यहाँ पर हिस्ट्री अर्थात इतिहास से संबंधित तथा करंट अफेयर समेत महत्वपूर्ण प्रश्नों को का जो प्रैक्टिस सेट है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और यह जो प्रैक्टिस सेट है, यह टारगेट डिप्टी कलेक्टर विद विवेक जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा ये प्रैक्टिस सेट कराई गई है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके यूपीपीसी 2024 और ROAR 2023 इन दोनों को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। तो इस वीडियो में आपको जो प्रश्न मिलेंगे वो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न है और इसमें करंट अफेयर के भी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित निम्नलिखित कौन सा पुरातन लेख है जो विशेषकर कानूनी विषयों से संबंधित है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन सा पुरातन लेख है जो विशेषकर कानूनी विषयों से संबंधित है, तो वह है मनु स्मृति। मनु स्मृति स्मृतियां मुख्यतः विधि विषयक ग्रंथ हैं। नारद, ब्रह्म, बृहस्पति व कात्यायन स्मृतियां पूर्णतः विधि विषयक स्मृतियां हैं। ठीक है, ये पूर्णतः जो है विधि विषयक स्मृतियां हैं। कात्यायन स्मृति में सर्वप्रथम भूमि पर राजकीय स्वामित्व का सिद्धांत मिलता है और मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। तो कानूनी विषयों से संबंधित कौन सा इसमें मनुस्मृति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अपरार्क। अपरार्क राजा याज्ञवल्क स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार थे। अपरार्क राजा जो है याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार थे। कौन से? ये जो थे, ये जो राजा थे, ये शिलाहार राजवंश के थे। जो अपरार्क राजा थे, ये शिलाहार राजवंश के थे। ये याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार थे। देखिए, याज्ञवल्क्य स्मृति पर 7 भाष्य हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति पर जो है 7 भाष्य हैं। ठीक है, तो देखिए 12वीं शताब्दी में उत्तरी कोंकण के 12वीं शताब्दी में उत्तरी कोंकण के शिलाहार राजवंश के राजा अपरादित्य देव या अपरार्क ने वर्ष के पूर्वार्ध में याज्ञवल्क्य स्मृति पर अपनी टिप्पणी लिखी है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है रचना और रचनाकार में। तो देखिए, मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, मुद्राक्षस विशाखदत्त की रचना है, बुद्धचरित अश्वघोष की है, परंतु किरार्थ जुनियम ये बहुभूत की रचना नहीं है। ठीक है, ये भारवी की रचना है। महाकवि भारवी की रचना किसकी है? महाकवि भारवी की रचना है। ठीक है, जिनका समय 6ठी 7वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, यह रचना किरार्थ रूपी शिव एवं पांडु पुत्र अर्जुन के बीच हुए धनुर्युद्ध तथा वार्तालाप पर आधारित है। तो भवभूत इसके रचनाकार नहीं है बल्कि भारवी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्राचीन भारत के विद्वान एवं उनकी रचना से सुमेलित नहीं है। तो देखिए, विशाखदत्त की रचना मुद्राक्षस है। भवभूत की जो है, भवभूत की रचना जो है वहां पे किरार्जुनियम थी। किरार्जुनियम नहीं थी बल्कि उनकी रचना क्या है? मालती माधव है। कल्हड़ की रचना राजतरंगिणी है, परंतु कालिदास की रचना जो है देवीचंद्र गुप्तम नहीं है। ठीक है, देवीचंद्र गुप्तम नहीं है। देवीचंद्र गुप्तम किसकी रचना है? विशाखदत्त की। देखिए, विशाखदत्त गुप्तकालीन नाटककार थे जिन्होंने संस्कृत में मुद्रा राक्षस और देवीचंद्र गुप्तम की रचना की थी। तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, रामगुप्त की ऐतिहासिकता का प्रथम प्रमाण जो है वो देवीचंद्र गुप्त ही है। यह नाटक अपने मूल रूप में अब प्राप्य नहीं है। इसके कुछ अंश रामचंद्र और गुणचंद्र की रचना नाट्य दर्पण में मिलते हैं। आगे बात करते हैं प्रागैतिहासिक राग के टीले। प्रागैतिहासिक राग के टीले संबद्ध हैं किससे? तो ये दक्षिण भारत के कतिपय नवपाषाण स्थलों से, जो राग के टीले हैं ये दक्षिण भारत के कतिपय नवपाषाण स्थलों से संबंधित हैं। ठीक है, यहां पर सी हो जाएगा। देखिए, राग के टीले एस माउंट के रहस्य दक्षिण भारतीय नवपाषाण युग के अध्ययन से जुड़े विषयों में सबसे महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के बीच का रायचूर दोआब तथा भीमा कृष्णा नदियों के बीच शोरापुर दोआब सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपका कर्नाटक के कुपगल, बेल्लारी जिला में कोडेकल, बुद्धिहाल, कुथगल कुथगल पिकलीहल, मास्की, उतनूर पलवाय आपका आंध्र प्रदेश में के राग के टीलों का अध्ययन किया जा चुका है। देखिए, राग के टीले दरअसल नवपाषाण युगीन मवेशियों के बाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां पे उन्हें बांधा जाता है। बाड़, ठीक है, बाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके चारों तरफ वृक्ष की टहनियों का घेरा लगाया जाता था। वहां इकट्ठे हुए गोबर को वार्षिक उत्सवों के अवसर पर जला दिया जाता था। उनकी ऐसी मान्यता थी कि ऐसा करने से उनके पशुओं की रोगों से रक्षा होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है? तो ये आपका धनदेव का जो अयोध्या शिलालेख है, धनदेव का अयोध्या शिलालेख, इसमें इसका वर्णन मिलता है। धनदेव का अयोध्या अभिलेख एक प्राचीन प्रस्तर अभिलेख है जो ईसा पूर्व पहली शताब्दी के भारतीय शासक धनदेव के काल की है। धनपाल जो है धन धन सॉरी धनदेव
धनपाल देव राजवंश के राजा थे, या ये आपके धनदेव जो है ये देव राजवंश के राजा थे। उन्होंने कौशल राज्य के अयोध्या नगरी से शासन चलाया था। धनदेव का नाम प्राचीन सिक्कों एवं अभिलेखों में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगला उपरोक्त कथन में से सत्य कथन बताइए कौन से हैं। यहां पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं। इन 4 कथनों में से सत्य कथन कौन से वो बताना। देखिए, पहला है चित्रित धूसर मृदभांड द्वितीय नागरिकरण से संबंधित मृदभांड है। नहीं, ये कथन आपका गलत है। ठीक है, ये कथन आपका गलत है। और आपका जो दूसरा कथन है कि NBPW मृदभांड लौहकालीन मृदभांड है, ये कथन भी आपका सही नहीं है। तीसरा, दधेरी पंजाब का एक स्थल है जहां से चित्रित धूसर मृदभांड मिले, सही है। NBPW सभी मृदभांडों में सर्वश्रेष्ठ है, ये सही है। तो तीसरा और चौथा ही आपका सही है। तीसरा और चौथा सही है, पहला और दूसरा गलत है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, उत्तरी ब्लैक पॉलिश्ड बेयर संस्कृति, या संक्षिप्त रूप से इसे NBPW या NBP कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की एक शहरी लौह युगीन भारतीय संस्कृति है जो स्थायी है। 700 से 200 ईसा पूर्व चित्रित ग्रे वेयर संस्कृत और काले और लाल वेयर संस्कृत के बाद इसका विकास लगभग 700 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल में और उसी से चरम पर पहुंच गया है। देखिए, ये बहुत सही व्याख्या तो नहीं की गई है, परंतु आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो पहला है कि चित्रित धूसर मृदभांड द्वितीय नगरीकरण से संबंधित, ये द्वितीय नगरीकरण से संबंधित नहीं है। और दूसरा NBPW मृदभांड जो है ये लौहकालीन मृदभांड नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तीसरा चौथा ही इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कार्तिकेय अथवा स्कंद कुमार का अंकन निम्नलिखित में से किस एक के सिक्कों पर मिलता है। तो इनका अंकन जो हुविस्क के किसके सिक्कों पर, हुविस्क के सिक्कों पर मिलता है। हुविस्क जो है कुषाण शासक था। हुविस्क कुषाण वंश का शासक था जो कनिष्क की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठता है। हुविस्क के शासनकाल के सिक्के अनेक स्थानों में और बड़ी मात्रा में मिले हैं। इन पर भारतीय, ईरानी, यूनानी देवी देवताओं के चित्र अंकित हैं। इससे ज्ञात होता है कि कनिष्क का जीता हुआ पूरा राज्य इसके अधिकार में था और उसका विस्तार पूर्व में पाटलिपुत्र तक। कुश सम्राट कनिष्क द्वितीय, हुविस्क और वासुदेव का शासनकाल, ये छोड़ दीजिए यहां पर लास्ट वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहां पर मिले हैं। तो ये आपके ये हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख जो है ये भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है या अभिलेख साक्ष्य है। होलियोडोरस स्तंभ भारत के मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आधुनिक वेशनगर के पास स्थित पत्थर से निर्मित प्राचीन स्तंभ है। इसका निर्माण 110 ईसा पूर्व हेलियोडोरस ने कराया था, जो भारतीय यूनानी राजा एंटिक्लीड्स के शुंग राजा भागभद्र के दरबार में दूत था। आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा है। तो यह है एरण अभिलेख है। ठीक है, देखिए इस अभिलेख में गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन सिक्कों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यहाँ पर कौन से सही है। तो यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं। तो पहला, वह स्वर्ण और रजत से बने हैं, गुप्तकालीन सिक्के सही है। उन पर शासकों की तिथियां अंकों में उपलब्ध हैं। नहीं, ये कथन आपका गलत है। पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, गुप्तकालीन शासकों के सिक्के स्वर्ण, रजत और ताम्र तीनों धातुओं में मिलते हैं। रजत सिक्कों पर तिथियों का अंकन प्राप्त होता है। रजत पर जो है तिथियों का अंकन मिलता है क्योंकि विकल्प में स्वर्ण और रजत के लिए उन्हें शब्द आया है। एक सेकेंड, तो यहां ध्यान रखिएगा, पहला तो कथन आपका सही है, दूसरा इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि लिखा है उन पर शासकों की तिथियां अंकों में उपलब्ध है। तो यदि केवल रजत कहा था कि रजत के सिक्कों पर उपलब्ध है तो सही होता। ठीक है, या सिक्कों पर उपलब्ध है तभी सही होता, परंतु यहाँ पर स्वर्ण और रजत दोनों के साथ लिया, इसलिए दूसरा वाला कथन गलत है। तिथियां अंकित हैं परंतु केवल रजत वाले पे अंकित है, स्वर्ण पे अंकित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है। तो ये अमोघ वर्ष का सज्जन ताम्रपत्र लेख में किसमें आता है, अमोघ वर्ष के सज्जन ताम्रपत्र लेख में आता है। गोविंद तृतीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अमोघ वर्ष जो है, अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट सिंहासन पर बैठता है। उस समय इसकी अवस्था 7 वर्ष थी। ठीक है, देखिए आपका जो संजन ताम्रपत्र है इसमें विद्या तथा साहित्य के संरक्षक के रूप में उसे गुप्त शासक शाहशांक या चंद्रगुप्त द्वितीय से भी महान बताया गया है। और संजन ताम्र लेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, मुख्यतः ये अमोघ वर्ष से संबंधित है, परंतु इसमें जो है आपका गुप्त वंश के शासक
रामगुप्त का भी वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं। मथुरा के निकट मोरा शिलालेख किससे संबंधित है? तो मथुरा के निकट जो मोरा शिलालेख है ये वैष्णव धर्म से किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म से संबंधित है। पहली सदी का यह अभिलेख तोषा नामक महिला का है। किसका है? तोषा नामक महिला का है। आगे चलते हैं। रामायण के किस पुनर्लेखन में रावण को दुखांत नायक के रूप में चित्रित किया गया है, जिसका वध लक्ष्मण द्वारा किया गया है? तो रामायण के किस पुनर्लेखन में रामायण को दुखांत नायक के रावण को दुखांत नायक के रूप में चित्रित किया गया, जिसका वध जो है लक्ष्मण द्वारा किया गया है? तो ये पऊ मचूरी में। रिच मैन ने एशिया के इन विभिन्न भागों में प्रचलित रामकथा का अध्ययन कर किया है, जिसमें से एक है पऊ पऊ मचूरी। इसमें जो है रामायण के मतलब रावण को दुखांत नायक के रूप में चित्रित किया गया है और जिसका वध जो है लक्ष्मण द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं। और इसी में जो है आपका इसमें राम अहिंसा जैसी जैन मान्यताओं की प्रतिमूर्ति के रूप में चित्रित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। महाभारत से जुड़े स्थान यथा हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत और तिलपत किस मृदभांड संस्कृत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये जो है आपका चित्रित धूषर मृदभांड संस्कृत का, किसका? चित्रित धूषर मृदभांड संस्कृत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित किस मौर्यकालीन अभिलेख में दुर्भिक्ष काल में सहायता प्रदान किए जाने का विवरण मिलता है? तो ये आपका महास्थान अभिलेख में। किसमें मिलता है? महास्थान अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, ये महास्थान अभिलेख आपके बांग्लादेश के बागुड़ा जिला में प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये सन 1931 ईस्वी में चूना पत्थर के एक टुकड़े पर 7 पंक्तियों वाले तथा ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा प्रयुक्त इस लेख की खोज हुई थी। इस लेख को सम्राट द्वारा पुंडनगर के समवर्गीय समुदाय के लिए अकाल पीड़ित होने के कारण शीघ्र राहत प्रदान करने हेतु प्रेषित किया गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शिलालेख के तहत अशोक ने स्वयं को उपासक घोषित किया था? तो माइनर रॉक एडिक्ट प्रथम जो शिलालेख है, अर्थात जो प्रथम शिलालेख है, ठीक है, इसका सीधा मतलब है प्रथम शिलालेख, जो कि 12वें वर्ष में इसको स्थापित किया गया था। इसमें अशोक बताता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात मैं 2.5 वर्ष तक साधारण उपासक रहा था तथा उसने इस धर्म के प्रचार के लिए कोई विशेष उद्यम नहीं किया। इसके पश्चात मैं 1 वर्ष से कुछ अधिक समय तक संघ के काफी निकट रहा तथा उसके प्रति पूर्ण समर्पित हो गया। मेरे प्रति से पूर्व जम्बू द्वीप में धर्म की इतनी उन्नति कभी नहीं हुई। तो यहां पर प्रथम शिलालेख अर्थात बी ऑप्शन, माइनर रॉक एडिक्ट प्रथम मतलब प्रथम शिलालेख। अगला है निम्नलिखित में से अशोक के अभिलेखों के विषय में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो यहाँ पर देखिए चार कथन दिए गए, बताना असत्य कौन सा। पहला, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं, ये कथन आपका सही है। दूसरा, अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है, ये भी सही है। उसके अभिलेखों में से कुछ यूनानी व अरेमिक लिपियों में उत्कीर्ण है, सही है। उसके 3 स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक को मिले थे, ये कथन आपका गलत है। एक था दिल्ली टोपरा स्तंभ अशोक के स्तंभों में से एक है जिस पर 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में शासन करने वाले मौर्य सम्राट अशोक द्वारा प्रख्यापित नैतिक आदेश अंकित हैं। ठीक है, तो देखिए 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो एक है, न कि 3 स्तंभ लेख। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वरामिहिर रचित नहीं है? तो देखिए पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक, बृहद विवाह पटल, ये जो है वरामिहिर की पुस्तक है। परंतु 10 गीत का सूत्र जो है वरामिहिर की रचना नहीं है। वराहमिहिर के बारे में यदि बात करें तो गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिषी, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ 3 थे। ज्योतिषी भी थे, खगोल शास्त्री भी थे, गणितज्ञ थे। वराहमिहिर का जन्म 490 ईसा पूर्व में हुआ था। वे उज्जैनी के पास अवंती के कैथा नामक गांव में पैदा हुए थे और ये आर्यभट्ट के समकालीन थे। ठीक है, वराहमिहिर की प्रमुख कृतियों में लघु जातक, बृहद जातक, योगी यात्रा, बृहद व्यू पटल या विवाह तालिका, पंच सिद्धांतिका और बृहद वियात्र फला इत्यादि इनकी रचनाएं थी। परंतु 10 गीतिका सूत्र इनकी रचना नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, यह कथन किसका है? तो यह राहुल सक्रातायन का है। किसका है? राहुल सक्रातायन का कथन है। ठीक है, राहुल सक्रातायन जिन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ये क्या है? भारत में प्रथम पुरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे दिया जाता है? तो आरबी फूट को, रॉबर्ट ब्रुश फूट
इनका नाम है, ठीक है। आरवी फूट मतलब रॉबर्ट ब्रुश फूट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। 1863 में रॉबर्ट ब्रुश फूट ने सबसे पहले पूरा प्रस्तर युगीन पूरा प्रस्तर युगीन प्रथम हैंडल एक्स की खोज मद्रास के पल्लवरम में की थी, जिसके फलस्वरूप भारत में प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का रास्ता खुल गया। और बर्किट और डेटेरा एवं पैटरसन महोदय भी प्रागैतिहासिक काल के अनुसंधान करता है, जबकि एच.डी. सांकलिया सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातत्व वेदा है। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर के इतिहास का संस्कृत भाषा का स्रोत कश्मीर के इतिहास का संस्कृत भाषा का स्रोत राजतरंगड़ी निम्नलिखित के द्वारा रचा गया था। किसके द्वारा रचा गया था? तो इसे जो है आपका कल्हड़ के द्वारा, कल्हड़, जोनराज और श्रीवर, इन तीनों ने रचा है। अलग अलग कालों में इन तीनों ने, कल्हड़, जोनराज और श्रीवर ने रचा हुआ है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। देखिए राजतरंगड़ी के बारे में बात करें तो देखिए, महत्वाकांक्षी साहित्यकार, विद्वान एवं कश्मीर के ब्राह्मण परिवार में जन्मे कल्हड़ की मान्यता भारत के प्रथम इतिहासकार के रूप में है। इनके पिता चंपक कश्मीर के शासक हर्ष के दरबारी विद्वान थे, ठीक है। देखिए राजतरंगड़ी जो है, राजतरंगड़ी का मतलब होता है राजाओं की नदी। ग्रंथ की रचना कश्मीर के शासक जयसिंह के समय में 1148-49 ईस्वी में हुई होती है। राजतरंगड़ी को प्रथम इतिहास में राजतरंगड़ी को भारतीय इतिहास में प्रथम क्रमबद्ध ऐतिहासिक रचना माना जाता है। यह महाभारत शैली के आधार पर लिखा गया है, ठीक है। कल्हड़ ने अपने से पूर्व के इतिहासकारों का वर्णन किया है। इनकी रचना में कल्हड़ ने 11 अन्य ग्रंथों का सहयोग लिया है, जिसमें से अब केवल नीलमत पुराण उपलब्ध है। इसमें कुल 8 तरंग अतः अध्याय हैं और 8000 श्लोक हैं। तो देखिए ये 3 क्रम है। जिसे देखिए पहला तो इन्होंने 4 राजतरंगड़ी मिलती है। पहला तो कल्हड़ के द्वारा है। द्वितीय राजतरंगड़ी जो है ये आपका 1459 ईस्वी की है। इसकी रचना जो है, जिसके रचनाकार कौन थे? जॉनराज थे, ठीक है। तीसरी राजतरंगड़ी 1480 ईस्वी का, ये श्रीवर जैनुल आबदीन कालीन के थे, जैनुल आबदीन के ही समय के थे। जॉनराज और श्रीवर दोनों ही जैनुल आबदीन के समय के थे, ठीक है। और चतुर्थ राजतरंगड़ी जो है 1596 ईस्वी की है। ये प्रागभट्ट एवं शुका इनके द्वारा रची गई थी, जो कि अकबर कालीन थे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई हैं? कौन सी की गई? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमेइक और ग्रीक, ये चारों जो लिपियां प्रयोग की गई हैं, ठीक है। देखिए अशोक के अभिलेखों की मूल भाषा प्राकृत है, जबकि ये ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक एवं यूनानी लिपियों में लिखे गए हैं। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने 1837 ईस्वी में इन अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध धर्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में है? तो भाब्रू शिलालेख में। किसमें है? भाब्रू शिलालेख में प्राप्त होता है, ठीक है, भाब्रू शिलालेख, ध्यान रखिएगा। देखिए बुद्ध धर्म एवं संघ के प्रति अशोक के प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख भाब्रू लघु शिलालेख से प्राप्त होता है, ठीक है। अशोक के दूसरे और तीसरे अभिलेख से उसके बौद्ध धर्म के प्रति अगाढ़ आस्था को दर्शाता है। और 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता के बारे में उल्लेख किया गया है। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है। अशोक का 13वां अभिलेख सबसे अधिक विस्तृत है। इसमें कलिंग युद्ध के अतिरिक्त 5 विदेशी राज्यों और 5 सीमावर्ती राज्य तथा कई जंगली जातियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अशोक उनके साथ शांतिप्रिय जीवन के बारे में कहता है। आगे बढ़ते हैं। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या है? तो मृच्छकटिकम का विषय क्या है? एक धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री की प्रेम कथा है। इसमें शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम मतलब मिट्टी की खिलौना गाड़ी, मृच्छकटिकम का मतलब क्या होता है? मिट्टी की खिलौना गाड़ी, के कुल 10 अंक है। इसमें ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त तथा उज्जैनी के बसंत सेना नामक गणिका की प्रणय कथा का वर्णन है। ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त और उज्जैनी के बसंत सेना नामक गणिका का प्रणय कथा का, प्रेम कथा का वर्णन है। यह नाटक संस्कृत भाषा में है, लेकिन इसमें स्त्रियों व शूद्रों को प्राकृत भाषा बोलते हुए दिखाया गया। प्रथम बार संस्कृत में शूद्रक ने ही राज परिवार को छोड़कर समाज के मध्यम वर्ग को अपने नाटक का पात्र बनाया। इसी कथा का केंद्र उज्जैन नगर है। वह इतना बड़ा नगर है कि पाटलिपुत्र का संवाहक उसकी प्रसिद्धि सुनकर बसने व व्यापार करने आता है। अपवाद स्वरूप यह नाटक दुखांत है। इसमें तत्कालीन समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाला गया है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 की सूची में भारत के शामिल एकमात्र गांव का नाम क्या है? धोरडो गांव आपका गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, ठीक है। कुल 52 गांवों को चुना गया है, जिसमें से आपका ये भी है। आगे चलते हैं। एशिया कप 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर यहां पर हमें विचार करना है।
तो यहाँ पर आपके पास देखिए 4 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही कौन से हैं। तो पहला है एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने श्रीलंका को पराजित करके जीता, ये कथन आपका सही है। दूसरा, इस एशिया कप में भारत के कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए, सही है। इस एशिया कप में सर्वाधिक 302 रन भारत के शुभमन गिल ने बनाए, सही है। सर्वाधिक विकेट 11 विकेट जो है श्रीलंका के डूनित बेला लगे ने लिए, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि एशिया क्रिकेट कप में जो है 2023 में सर्वाधिक विकेट 11 जो वो श्रीलंका के मथीश पथिराना ने लिया था। किसने? मथीश पथिराना ने। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रसिद्ध भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा को किस देश के सेवेलियर डेल आड्रे डेस आर्ट्स एंड एट डेस लेटर्स पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ के? फ्रांस के सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस जो है 16 सितंबर को, कब मनाया गया? 16 सितंबर को मनाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के दिशा निर्देशों को अनुमोदित किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। देखिए, नगर विकास विभाग सड़कों के निर्माण पुनर्निर्माण हेतु संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ साथ इस योजना के कार्यान्वयन, संचालन एवं मूल्यांकन हेतु नगर विकास विभाग के अंतर्गत अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी यूरिडा का गठन किया गया है, ठीक है, का गठन किया गया है। एजेंसी एवं इस योजना समेत सभी गतिविधियों के संचालन में सहयोग प्राप्त करने हेतु राज्य स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाई गठित की जाएगी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।